नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पिछली क्लास जो थी वो जबरदस्त होगी और हुई भी थी। घनानंद थे, ठाकुर थे, बोधा थे, आलम थे, द्विजदेव थे। कोई कुंडलियां लिखने में प्रसिद्ध हो रहा है तो कोई जो है सवैये लिखने में प्रसिद्ध हो रहा है। किसी का भाषा पर अचूक अधिकार है तो कोई यातना का कवि है तो कोई प्रेम की पीड़ा का कवि है। बच्चन सिंह कहीं कुछ कहते हैं, कोई किराए के आंसुओं से रोता है तो कोई घनानंद तो विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, दिनकर की परिभाषा है। तो इस प्रकार की बहुत सी परिभाषाएं, बहुत सी रचनाएं। इश्क लता किसकी है, लातें इश्क में किसने खाई थी, तो इश्क में नाम किसने किया था, किसने सुभान अल्लाह कहा था, तो कौन रज रज करते मारा गया था। सब चीजें हमने जानी थी, ठीक। लेकिन 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 ये एक दौर था, बीत गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये एक अलग परंपरा थी, ब्रज थी, अवधि थी। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है आधुनिक काल, ये आधुनिक काल की प्रथम क्लास है। ये कुछ हटकर होगी, पूरा साहित्य ही चेंज होगा, धीरे धीरे होगा। कहां ब्रज अवधि थी, कहां खड़ी बोली की और हम प्रवृत्त होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? रिवीजन। याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने सुना है, रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। इस बात का भी विश्व मतलब एकदम याद रखना। इस बात को क्यों याद रखना? क्योंकि जहां आपने रिवीजन छोड़ दिया कि अरे कोई बात नहीं, सर की क्लास 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, आपने पिछला रिवीजन नहीं किया, वहीं मारे जाओगे। ये घोड़ों की रेस है, याद रखना। यहां गधों की कोई आवश्यकता नहीं है और हम जो हैं सभी घोड़े हैं। समझ गए हो ना बात आप? तो इस बात को याद रख लें। आप जानबूझकर रिवीजन न करके खुद को गधा साबित न करें। इसमें किसी को बुरा लगेगा, बुरा उसी को लगेगा जो रिवीजन नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो उससे सीख लें कि नहीं नहीं भाई, सर की बात एक बार सोच के देखें। आपके मन में भय उत्पन्न होगा, करे नहीं यार मैं रिवीजन नहीं कर रहा। वो भय नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा ही आपसे कह रही है बेटा तू धोखा कर रहा है, तू धोखा कर रहा है, इसलिए रिवीजन कर। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप रिवीजन जरूर जरूर लगातार करते रहें, क्लास के साथ साथ में रिवीजन करते रहें, आपका नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो हम आज आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है इसकी सबसे पहले समय सीमा को लेकर विवाद चलता है कि भाई समय सीमा जो है वो कब से कब तक मानी जाए। सर्वमान्य रूप से कब मानी जाती है, किस विद्वान ने कब कब मानी है, ये इसको लेकर विवाद रहता है। हम लोग भूल भी जाते हैं लास्ट में, तो हम भूलेंगे नहीं आज के बाद। सबसे पहले जो विद्वान है वो कहते हैं कि भाई 1850 ईस्वी से जो है वो आधुनिक काल जो है वो आरंभ होता है। 1850 ईस्वी से क्यों होता है बोला 1850 से? तो बोलते हैं कि भारतेंदु का जो जन्म हुआ था वो 1850 से हुआ था, इसीलिए हम आधुनिक काल की शुरुआत तभी से मानते हैं। अच्छा, तो भारतेंदु जो पैदा हुए थे तो क्या कलम लेकर पैदा हुए थे क्या, जो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था? जो जन्म से आप आधुनिक काल की समय सीमा जोड़ रहे हो, तो यहां पर थोड़ा विरोधाभास होना स्वाभाविक भी था। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि नहीं साहब, 1857 ईस्वी से जो है वो आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। नगेंद्र क्या कहते हैं? 57 से प्रारंभ होता है, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसी सन में हुआ था। ठीक है, और एक नई विचारधारा का उदय हुआ था। तो यहां पे हम बात करते हैं, कि नगेंद्र है वो कब मानते हैं? 1857 ईस्वी से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, फिर बात आती है रामचंद्र शुक्ल की। आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 माना है ना? 1843 से 1927 तक मानते हैं। तो इसका मतलब एआरसी जो हैं वो कहते हैं कि साहब 1843 ईस्वी से जो है वो हुआ था, है ना, आधुनिक काल का प्रारंभ। तो नगेंद्र 57, एआरसी 43। एआरसी मतलब आप नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं, ये एआरसी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। एक बार मेरे किसी मित्र ने कमेंट किया था कि मन में आए जैसे ट्रिक बना देते हो, एआरसी से शुक्ल कैसे हुआ? तो शुक्ल में तो बोलता ही नहीं, एआरसी आचार्य रामचंद्र, मैं तो यहीं तक ट्रिक बनाता हूं, है ना। तो मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे ट्रिक बनाऊं। आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, जबकि भारतेंदु का युग का उदय होता है 1868 से। भारतेंदु युग का उदय कब होता है? 1868 ईस्वी से। ठीक है,
मतलब देखो इस बात को समझना, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत तो हो गई थी 1843 में, लेकिन भारतेंदु जो युग है, भारतेंदु वो युग जो है वो 1868 में स्टार्ट होता है, क्योंकि कवि वचन सुधा जो है, कवि वचन सुधा वो 1868 में निकली थी। इसलिए भारतेंदु युग का और आधुनिक काल का जो समय है वो अलग अलग बताते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा फिर विरोधाभास होता है। तो बोला कि भाई 1843 में अगर आप आधुनिक काल मानते हो, भारतेंदु युग 1868 मानते हो, तो इस 1843 ईस्वी से में रीतिकाल का अंत हो जाता है, ठीक है। और फिर आप कहते हो भारतेंदु युग की शुरुआत तो 1868 में हुई थी, तो ये जो बीच के जो 25 वर्ष हैं फिर इनको किस काल में रखोगे? तब वो कहते हैं कि इस काल को जो है वो संक्रांति काल में रखेंगे, यानी इस समय जो है वो ब्रज भाषा जो है वो चल रही थी, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं खड़ी बोली जो है वो अब धीरे धीरे खड़ी बोली खड़ा होना प्रारंभ कर रही थी। तुकबंदी अच्छी है, चलिए। लेकिन यहीं तक भी समाप्त नहीं होता, ये तो सिर्फ नगेंद्र का शुक्ल का बताया। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कह दिया कि भाई बच्चन सिंह, अब मान लो बच्चन सिंह की किताब हमने पढ़ी, तो बोला बच्चन सिंह जो है वो कब मानते हैं? तो बच्चन सिंह भी कहते हैं साहब 1857 ईस्वी से जो है आधुनिक काल प्रारंभ होता है। तो फिर बात आती है रामविलास शर्मा, इनसे पूछते हैं भाई रामविलास जी आप बताओ। रामविलास जी कहते हैं कि साहब ये 1868 से भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, ठीक है। आधुनिक काल के समय भारतेंदु युग का काल विभाजन क्या करते हैं? रामविलास शर्मा भी क्या बताते हैं? 1868। और रामचंद्र शुक्ल भी क्या बताते हैं? 1859 भारतेंदु युग की, ठीक है। मैं किसकी बता रहा हूं? भारतेंदु युग। ये ध्यान रखना, ये तो बात हो गई है। देखिए ये तो है आधुनिक काल की, यहां पर मैं बता रहा हूं भारतेंदु युग 1868। बच्चन सिंह कहते हैं भारतेंदु युग भी कब शुरू हुआ था? 1857। रामविलास शर्मा कहते हैं नहीं, 1869 में स्टार्ट हुआ था। समझ गए? 1868 में, सॉरी 68 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन मिस्र बंधुओं से पूछा कि भाई आप लोग बताओ कि जो ये भारतेंदु काल है कब से शुरू हुआ? तो ये कहता है नहीं साहब 68 से नहीं, ये तो हुआ था 1859 से और 69 से। कब हुआ था? 69 से। तो भारतेंदु युग को लेकर सब में लगभग समानता है। समानता क्या है? 68 ऑलमोस्ट 68 ही बताते हैं। जैसे एक त्रिभुवन नाम के विद्वान और हैं, ठीक है, जैसे रामकुमार वर्मा से पूछा जाता है कि भाई भारतेंदु युग की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलते हैं 70। अब सोच के देखो, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 68, रामविलास शर्मा कहते हैं 68, मिश्र बंधु कहते हैं 69, रामकुमार वर्मा कहते हैं 70, ठीक है। बच्चन सिंह कहते हैं 57। बच्चन सिंह कब कहते हैं? 57 से कहते हैं। तो ये एक विवाद का विषय बन जाता है कि कौन क्या मानता है। तो हमें क्या याद रखना है सर? यहां पर हमें ये बताओ, ये तो शुरुआत में ही गड़बड़ होने लगी। कुछ नहीं गड़बड़ हो रही, ये देखो जो चीज एक बार अगर मतलब कंफ्यूज नहीं करेगी वो चीज कभी भी हमें माइंड में सेट भी नहीं बैठेगी। और एक बार कंफ्यूज मतलब थोड़ा सा ऐसा लग गया कि अरे अरे उलझ रही है, तब हम पूरी एकाग्रता के साथ उसे समझते हैं तो क्लियर होती है। इसका मतलब ये होता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की शुरुआत 43 से मानी है और नगेंद्र ने शुरुआत मानी है 1857 से। तो ये तो होगी एक बात क्लियर। अब बात है सर्वमान्य रूप से 1850 में ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। भाई ये 57 कह रहा है, ये 43 कह रहा है, तो सर्वमान्य रूप से कहां आया? 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत हम लोगों ने मान ली। 1850 से लेकर लगभग 1900 तक हम मान लेते हैं किसकी? आधुनिक काल की शुरुआत। अब बात आती है भारतेंदु युग का समय कब से माने? तब जो है वो सर्वमान्य रूप से क्या निकल के आता है कि साहब भारतेंदु युग का जो समय है वो शुक्ल है, रामविलास शर्मा 68 से, बच्चन सिंह 57 से, मिश्र बंधु 69 से, रामकुमार 70 से, कुल मिला के सर्वमान्य रूप जो है वो 68 वाला है कि भारतेंदु युग का समय जो है वो कब से कब मान लो आप? 68 से मान लो। और तो क्या मानोगे? और कोई मान सकते हो क्या? बोला नहीं सर अब ये तो किताबों में तो ये दे रखा है। देने दो किताबों में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो पेपर में यूं प्रश्न आ गया, मान लो बताता हूं आपको, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि भारतेंदु युग का समय, उन्होंने आपसे सीधा कोई विद्वान देखकर पूछा नहीं, बोला भारतेंदु युग का समय। अब उसमें ऑप्शन में मान लो सीधा यूं दे देंगे वो कि 1843 से 1900, ठीक है। तो क्या ये सही होगा? क्या नहीं होगा सही?
नहीं होगा। अगर वो देंगे ना तो वो यूं देंगे 1850 से 1900, वो फिर यूं दे देंगे भारतेंदु, क्योंकि 90% विचारधारा क्या काम करती है कि आधुनिक काल और भारतेंदु युग जो है उसका समय सॉरी उसका समय एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। आधुनिक काल में तो द्विवेदी भी आता है, छायावाद भी आता है, तो दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा ना। तो हम सर्वमान्य रूप से 1850 से 1900 ही भारतेंदु का समय मान बैठते हैं। तो ये यहां पर इस सन को लेकर जो है विवाद चलता है। तो सर अब भी हमारे क्लियर नहीं हुआ, क्लियर ये पड़ा 1850 से भारतेंदु युग के जन्म के कारण ही हम भारतेंदु युग की शुरुआत मान लेंगे। समझ गए, ये आधुनिक काल लिखा हुआ है, ये भारतेंदु, समझ गए बात को। तो ये हम भारतेंदु युग की शुरुआत 1850 से 1900 ही मान लेंगे। ये पहला पेज है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे मैं मानता हूं, ठीक है ना। कई बार मैं भी क्या थोड़ा सा लंबा घुमा के समझा देता हूं, तो इसको हाँ अब गड़बड़ दिमाग से सारी चीजें निकाल दीजिए। अब मैं यहां पे वापस लिख देता हूं, कुल मिला के सर्वमान्य रूप से हम क्या मानेंगे, ये मान लेंगे 1850 से 1900, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पहले तक 1850 से 1900, बस ये सन एक याद करना है। तो सर मैं इतना क्यों बताया, इतना इसलिए बताया ताकि याद रहता है कि बच्चन सिंह ने जो है वो कब से कब तक माना है, मिश्र बंधुओं ने कब से कब तक माना है, राम कुमार वर्मा ने जो है कब से कब तक माना है, नगेंद्र ने 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। समझ गए बात को, तो इसलिए बताना जरूरी होता है। नगेंद्र ने आधुनिकता शब्द है ना उसके दो अर्थ लिए हैं कि भाई ये जो आधुनिक काल का नामकरण आधुनिक हुआ, ये आधुनिक काल का नामकरण आधुनिक हुआ क्यों ऐसा इस काल का नामकरण आधुनिक काल ही रखा गया। तो वो इसका पहला अर्थ लेते हैं मध्यकाल से भिन्नता की ओर। बिल्कुल, मध्यकाल कौन सा, अब देखो ये भी एक, जैसे मान लो सीधा पूछ ले कि मध्यकाल का समय सीमा, मध्यकाल की जो समय सीमा है वो क्या है, तो अब इसको मध्यकाल में आप जानते हैं कि मध्यकाल में जो है वो भक्ति काल भी आता है और मध्यकाल में जो है वो रीतिकाल भी आता है। तो हम लोग क्या कई बार यहां पर विचार नहीं करते, हम लोग मध्यकाल को सीधा सीधा क्या लेते हैं, कुछ लोग भक्ति से ले लेते हैं, कुछ लोग रीति, जबकि मध्यकाल का मतलब भक्ति और रीति दोनों का काल साथ में बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के मध्यकाल से भिन्नता की ओर चलते हैं। तो यहां पे मध्यकाल से भिन्न यानी हमने लगभग ब्रज को हम छोड़ने की ओर कगार पर थे। दूसरा, यहां पर जो राज दरबारी काव्य लिखा जा रहा था अब हम उससे भी थोड़ा सा आगे निकल चुके थे, ठीक है। अब हमारी कविताओं के, हमारे गद्य लेखन के विषय बदलने लगे थे, ठीक है। उस समय के जो काव्य के उद्देश्य थे, हमारे उद्देश्य बदलने लगे थे, ठीक है। अब जो एक दरबारी काव्य था वो जन काव्य बनने लगा था। तो बहुत कुछ हम मध्यकाल से बिल्कुल अलग चलने लग गए थे, ठीक है। नवीन इह लौकिक दृष्टिकोण और हमारे देखने का नजरिया भी बदलता जा रहा था। देखो अब जो आप देखोगे भारतेंदु काल में भी जो है आपको भक्ति से संबंधित रचनाएं मिलेगी और भक्ति से संबंधित रचनाएं जो है वो भारतेंदु की मिलेगी, लेकिन यहां भक्ति शब्द से अलग अर्थ है। यहां पर हम ईश्वर की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कष्टों को जो है निवारण, कहीं ना कहीं ये बात हमें भक्ति काल से जोड़ती है। लेकिन रीतिकाल में तो ऐसी भक्ति थी नहीं, रीतिकाल में तो ऐसी भक्ति देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए भक्ति करते हैं। किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए ही भक्ति का मार्ग चुन रहे थे। तो मध्यकाल से भिन्नता की ओर और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण, ये दो अर्थ लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र। किसके, आधुनिकता शब्द के दो अर्थ लेते हैं। फिर आधुनिक काल के बारे में लिखा हुआ है कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल है। तो पहला कौन सा है, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल का है, लेकिन ये आधुनिक काल हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि यहां पर अब जन चेतना, अब जो है जनमानस जो था वहां तक रचनाएं पहुंचाई जा रही थी, जन जन को पढ़ने का आह्वान किया जा रहा था, जन जन को प्रेरित किया जा रहा था, उनको अत्याचारों के प्रति जो है वो सजग किया जा रहा था। जागरूकता मतलब जो लोग अब तक सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी समझकर जो है वो यातनाएं सह रहे थे, अब उनको क्या किया जा रहा था, अब उनको जागरूक किया जा रहा था। सशक्त स्वर आधुनिक काल के साहित्य में देखने को मिलता है और इसमें भी आधुनिक काल का जो स्वर्ण काल है वो आपको छायावाद
कहलाता है। आधुनिक काल का भी अगर स्वर्ण काल कोई कहा जाएगा तो वो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा छायावाद। ठीक है, देखो आप जानते हैं कि कोई काल थोड़ा शुरुआत, किसी भी काल की शुरुआत होती है ना, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मतलब बोरिंग नहीं होता, लेकिन अब मैं जो अभी आपको पढ़ाया वो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे ARC 1843, ये सन आपको याद रहना चाहिए। नगेंद्र है 1857, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जबकि ARC की एक उन्होंने भारतेंदु की शुरुआत 1868 से मानी है कि नहीं मानी है। इसके अलावा जैसे रामविलास शर्मा, रामविलास, तो रामविलास ने भी मैंने आपको बताया था 1868 में भारतेंदु की शुरुआत मानी है कि नहीं मानी है। इसके अलावा मिश्र बंधु आते हैं, तो मिश्र बंधु क्या कहते हैं 1869। ठीक है, इसके अलावा राम कुमार वर्मा आते हैं, तो राम कुमार वर्मा भी क्या कहते हैं 1870 कहते हैं। क्या कहते हैं 1870 कहते हैं। जबकि बच्चन सिंह एक न्यारे ही चलते हैं, अब बताते तो ये कहते हैं कि भारतेंदु, ठीक है, लेकिन भारतेंदु का समय क्या मानते हैं, ये 1857 से मानते हैं। तो ये एक अपने आप में सबसे न्यारा है, कौन है, बच्चन सिंह जो है वो सबसे न्यारा है। इसके अलावा बच्चन सिंह एक साथ में इसका भाईला और है, उसका नाम है त्रिभुवन। तो बच्चन सिंह और त्रिभुवन दोनों ही क्या कहते हैं कि भारतेंदु की शुरुआत 1857 में हुई थी। तो ये हमें याद है ना, तो याद रहते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, और याद रहने भी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब बात करते हैं नामकरण की। तो आधुनिक काल को किस किस व्यक्ति ने क्या क्या नामकरण दिया। सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको, ARC ने गद्य काल कहते हुए इसे 3 उत्थानों में बांटा था। और क्या उत्थान थे, प्रथम उत्थान, ठीक है, और नाम भी ये द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, ये आप देखने को मिलेगा। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। एक चीज नेट में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, आधुनिक काल को प्रकरण आप जब पढ़ोगे आगे कि ये किस प्रकरण में, तो रामचंद्र शुक्ल में 4 प्रकरण देखने को मिलते हैं। कितने प्रकरण हैं, 4 प्रकरण। तो प्रकरण फर्स्ट, प्रकरण सेकंड, प्रकरण थर्ड और प्रकरण जो है 4। ये 4 प्रकार के प्रकरण है। उत्थान तो 3 है, प्रकरण कितने हैं, 4 प्रकार के। जो प्रथम प्रकरण है इसका नाम इन्होंने दिया पुरानी धारा। क्या नाम दिया दोस्तों, पुरानी धारा। और इसका नाम दिया नई धारा। ध्यान से समझना मेरी बात, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं। नई धारा, बात समझ गए आप बात। अब देखो, नई धारा में प्रथम उत्थान, फिर नई धारा द्वितीय उत्थान और फिर नई धारा तृतीय उत्थान। ध्यान से समझना इस चीज को। अब इनका जो प्रकरण है, उस प्रकरण फर्स्ट में तो केवल है पुरानी धारा। पुरानी धारा मतलब यह कहते हैं कि आधुनिक काल जब स्टार्ट हुआ तो इसका जो पुरानी धारा के कवि और नई धारा के कवि, 2 प्रकार के कवि थे इसमें। पुरानी धारा के कवि में सेवक हैं, चंद्रशेखर हैं, इस टाइप के कवि थे जो अभी भी ब्रज में ही लिखे जा रहे थे। उनकी रचनाओं में कोई ऐसा आधुनिक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। फिर बात आती है प्रकरण 2, 3 और 4। तो प्रकरण 2 जो है वो नई धारा कहलाता है। प्रकरण 3 में भी नई धारा है, प्रकरण 4 में भी नई धारा है। फिर इन्होंने क्या किया, प्रकरण 2 को नई धारा प्रथम उत्थान, प्रकरण 3 द्वितीय उत्थान, प्रकरण 4 तृतीय उत्थान। अब नेट में किस टाइप से प्रश्न आ सकता है, एक तो यह आता है कि जो प्रथम उत्थान है उस वो कौन से प्रकरण का है, दूसरे प्रकरण का है। द्वितीय उत्थान तीसरे प्रकरण का है। तृतीय उत्थान चौथे प्रकरण का है। तो प्रकरण तो 4 हैं, प्रकरण कितने हैं, 4, लेकिन उत्थान कितने हैं, 3 है। अधिकांश किताबों में या कुछ बच्चे जो है उत्थान और प्रकरण को एक ही समझ बैठ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये क्या है, समझने वाली चीजें। अब ऐसी चीजें सबको लगता है कि अरे सर ये इतनी डीप हमारे आएगी नहीं। भाई साहब एक बात सोचो, जब एक ही प्रश्न पेपर में 10 बार आ जाएगा, ठीक है, और मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार आए जा रहे हैं, आखिर बच्चे भी तो रटते चल रहे हैं। आजकल प्रीवियस सालों के पेपर हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। तो एग्जामिनर को भी पता है कि नए प्रश्न लाने पड़ेंगे। तो जब नए प्रश्न लाएगा तो वो इस टाइप से उठाएगा प्रश्न, इस टाइप से उठाएगा। इसलिए बता दूं, प्रकरण इनके 4 हैं आधुनिक काल के, और उत्थान इनके कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, और प्रकरण कितने हैं, 4 है। अब देखो मिश्र बंधु क्या कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं साहब ये क्या है, वर्तमान काल है। क्या है,
वर्तमान काल। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं, भारतेंदु युग को जो है वो किस उत्थान में आता है? देखो ध्यान से सुनना, भारतेंदु युग जो है वो किस उत्थान में आता है ये बताओ आप देखें। तो भारतेंदु जो है वो नई धारा के प्रथम उत्थान में है। अब ये तो हो गया। अब आपसे पूछ लिया कि इसका सन क्या है, तो 1925 संवत, ध्यान रखना, संवत 1925 से संवत 1950, ये है इसका समय। समझ गए बात? और प्रकरण कौन सा है? प्रकरण 2 है, ठीक है। और उत्थान कौन सा? प्रथम है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? वर्तमान काल का है, बिल्कुल कहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वर्तमान काल का है मिश्र बंधुओं ने। जबकि कमल कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं? कमल कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि साहब ये तो साहित्य का काल था। कमल कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं? साहित्य का काल था। रामकुमार वर्मा, जीसीजी यानी गणपति चंद्र गुप्त, एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों व्यक्ति कहते हैं साहब ये क्या है? आधुनिक काल है। क्या है? आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र ऑब्लिक बच्चन सिंह, ये दोनों व्यक्ति क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल कहते हैं। ध्यान रखना, नगेंद्र और बच्चन सिंह, नगेंद्र का तो आप सबको ही पता है क्योंकि उन्होंने द्विवेदी युग, मतलब छायावादोत्तर काल, प्रसाद पंथ निराला युग, है ना, इस प्रकार से बोल रखा। तो ये कहते हैं, नगेंद्र और बच्चन सिंह कहते हैं पुनर्जागरण काल। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आधुनिक काल। इसके अलावा त्रिभुवन सिंह ये कहते हैं जागरण काल। अब सोच लीजिए, जागरण काल तो नगेंद्र ने जो द्विवेदी युग है उसे कहा है, लेकिन इन्होंने यहां पे क्या कह दिया? जागरण काल कह दिया। इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा जिसने कुछ इसको नाम दिए होंगे। मुख्य रूप से यही नाम है। एआरसी ने गद्य काल कह दिया या फिर नई धारा प्रथम उत्थान कह दिया। मिश्र बंधु वर्तमान काल कह रहे हैं। कमल कुलश्रेष्ठ साहित्य काल कह रहे हैं। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल कह रहे हैं। नगेंद्र बच्चन सिंह पुनर्जागरण काल कह रहे हैं। त्रिभुवन सिंह जो है जागरण काल कह रहे हैं। और हाँ, एक और है, रामविलास शर्मा जो है वो इससे बोलते हैं नवजागरण काल। क्या बोलते हैं? नवजागरण काल, ठीक है। रामविलास शर्मा नवजागरण काल कहते हैं। तो ये बात तो हुई इसके नामकरण की, ठीक है। फिर बात आती है, बच्चन सिंह ने इस आधुनिक काल को 3 उपभागों में बांटा। उन्होंने 3 उत्थानों में बांटा, इन्होंने 3 उपभागों में बांटा। तो पहला जो उपभाग था उसको बोल दिया नवजागरण युग। जो इस नवजागरण युग में उन्होंने क्या किया? भारतेंदु और द्विवेदी युग को समेट लिया। क्या बोल दिया? भारतेंदु और द्विवेदी युग को। फिर इन्होंने क्या किया? स्वच्छंदता युग, इसमें इन्होंने क्या कर लिया? छायावाद को समेट लिया। तीसरा उत्तर स्वच्छंदतावाद जो 1938 से अब तक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया? प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ये सारा कुछ समेट लिया। तो बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को जो है वो 3 उपभागों में बांट रखा है। अब ये जो चीजें हैं ना, इसका रिवीजन करना पड़ेगा साहब आपको क्लास के बाद में। आप मत करो ना क्लास के बाद में, ठीक है, क्लास लेट हो जाती है, 10 बज जाते हैं यार, आप सुबह उठ के इसको रिवीजन करो। क्योंकि क्लास पढ़ाने के जस्ट 24 घंटे के भीतर जब आप रिवीजन करते हो, आपको आधे से पौन घंटा लगेगा। लेकिन वही आप अगर मान लो 7 दिन बाद करते हो, आपको 1.5 से 1.5 घंटे करीब लगेगा। आप 14 दिन के बाद करते हो, आपको कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कल रिवीजन कर लिया 24 घंटे के भीतर, तो फिर आप 7 दिन बाद करोगे तो आपको उससे भी कम समय लगेगा। ये होता है फायदा, इसलिए आपको रिवीजन का बोलते हैं। ये लीजिए, अब आपके आ गया आधुनिक भारतेंदु युग, जिसका समय 1850 से 1900 ईस्वी समय है। तो सर्वमान्य रूप से अब मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा वो कहते ना मस्टर्ड करना बहुत जरूरी था। ऐसा वो अपन वो कहीं हुआ घोटनी हुआ है ना, घोटनी, घर में सिकंजी बनावा और कहीं बनावा लस्सी बनावा, तो ये घोटा मथना जरूरी हुआ है। तो हमने आधुनिक काल को भी मथा है। मथने से क्या हुआ? भारतेंदु युग हमारे सामने निकल के आ गया कि साहब 1850 से 1900। अब जैसे ही 1843 बोलूंगा ना, रामचंद्र शुक्ल दिमाग में आएगा। जैसे 1868 बोलूंगा, रामचंद्र शुक्ल दिमाग में आएंगे। 57 बोलूंगा, नगेंद्र दिमाग में आएंगे। 57 बोलूंगा, बच्चन सिंह दिमाग में आएंगे। और फिर क्यों आएंगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा का। अब यहां पर मैं आपको एक नई चीज और बता देता हूं। ये क्या है? गणपति चंद्र गुप्त, GCG,
गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं आदर्शवादी मुक्तक, इस पे फोकस करना, मुक्तक गीति परंपरा। मैं तो साहब प्रश्न कहां से आता है उसको पुटअप करता हूं। ये क्या है? मुक्तक गीति परंपरा। यही गणपति चंद्रगुप्त आगे द्विवेदी काल में जाने के बाद कहेंगे आदर्शवादी प्रबंध गीति परंपरा। बात समझ गए ना? यहां भारतेंदु काल में प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे। द्विवेदी युग में हम पढ़ेंगे कि थोड़े से प्रबंधात्मक महाकाव्यात्मक श्रेणी के काव्य लिखे जा रहे थे, ठीक है ना। चाहे हम हरियोध को पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सेम नाम चेंज कर देगा, मुक्तक और प्रबंध। और हम लोग क्या इसे रटते हैं, मुक्तक मुक्तक का है, मुक्तक का। अरे मुक्तक क्यों का? समझ लीजिए ना, आदर्शवादी है बिल्कुल। भारतेंदु और द्विवेदी दोनों ही आदर्शवादी काल है। कैसे साहब? इन्होंने मतलब गरीब तबके को जो है, गरीब तबके पर लिखना स्टार्ट किया, जन चेतना फैलाई, जागरण जो मतलब एक जनता को जागृत करने का प्रयास किया, जो नारी है, दबा कुचला वर्ग है, उस पर भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया, ठीक है। प्रगति प्रयोग में जाकर तो हम देखेंगे वहां तो विद्रोह होता है, लेकिन इन्होंने उठाने का प्रयास किया था, ऐसी बात भी नहीं थी, ठीक है। इस युग का नामकरण हम जानते हैं कि आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु के नाम पर किया गया। रीतिकाल का दरबारी काव्य पुनः अब जन काव्य बनने लगा था। बिल्कुल, भक्ति काल में फिर भी थोड़ा सा जन काव्य था, नीति परक काव्य था। रीतिकाल में तो दरबारी काव्य हो गया, बस आचार्य बनने की होड़ लग गई थी। अब वापस वो एक बार किस में आ रहा था? जन काव्य बन रहा था। इसीलिए तो नगेंद्र ने इसे कहा था पुनर्जागरण काल, न कि जागरण काल। नगेंद्र का नाम मुझे सटीक लगता है। नगेंद्र कहते हैं दोबारा जागृत किया जा रहा था, क्योंकि भक्ति काल में भी जागृत किया जा रहा था, उससे पहले नाथों ने, सिद्धों ने भी प्रयास किया था। लेकिन अब क्या हो रहा था, एक बार जो जनता वापस कहीं न कहीं निराश्रित थी, वो अब जागृत हो रही थी, वो अब अपने हक के लिए जो आगे आ रही थी। इस युग में क्या हुआ, पद्य जो था वो ब्रज भाषा में ही था, लेकिन गद्य खड़ी बोली में। भारतेंदु ने भी जो गद्य लिखा, वो गद्य जो था मतलब गद्य में सवैया कवित्व लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा जो गद्य लिखा उसमें भारतेंदु जो है वो जन जागृत कर रहे थे, जनता को जागृत कर रहे थे, देशभक्ति की बातें कर रहे थे। भारतेंदु का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मूल स्वर देशभक्ति है, ध्यान रखना। क्या स्वर है? देशभक्ति। लेकिन खास बात क्या है, वो देशभक्ति सारी क्या है, खड़ी बोली गद्य में है। तो साहब ये पद्य ब्रज भाषा में लिखते थे। इसमें इन्होंने क्या किया, केवल और केवल क्या किया, जो राधा कृष्ण के पद वगैरह है ना, मतलब इन्होंने क्या किया, भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों का अनुसरण किया है। ब्रज में जो इन्होंने पद्य भाग लिखा है ना, उसमें उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों का अनुसरण किया है। लेकिन गद्य में इन्होंने जो है वो देशभक्ति, जन जागृत चेतना, जन जागरण है ना, इन पर ज्यादा फोकस किया, और ये गद्य में लिखा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि की जब हम बात करते हैं तो जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो है। सबसे पहले अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, है ना। अवधि का प्रथम कवि भी राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को ही माना है। उत्तर भारत में खड़ी बोली का प्रथम कवि तो अमीर खुसरो है, लेकिन ये बोल रहा है साहब उत्तर भारत की बात करो। उत्तर भारत में अगर कोई खड़ी बोली का प्रथम कवि है ना, जिसने सबसे पहले खड़ी बोली गद्य में कोई रचना लिखी है, देखो खड़ी बोली गद्य में, केवल खड़ी बोली नहीं, खड़ी बोली गद्य में, तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति आता है कवि गंग। कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी थी। कहां पे? उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा थी। तो दक्षिण भारत में कौन था? तो दक्षिण भारत का नाम लेते ही नोट सबके पास है और सबको दिख भी गया होगा, मुल्ला वजही का नाम आएगा। क्या नाम आएगा? दक्षिण भारत में जो है वो मुल्ला वजही का नाम आएगा, जिसने सबरस और कुतुब मस्तरी नाम से रचना लिखी थी, है ना, सबरस या कुतुब मस्तरी। लेकिन ये तो साहब उत्तर भारतीय, भाई खड़ी बोली में जो है वो कौन व्यक्ति है? तो बोला सबसे पहले खड़ी बोली जो है वो अमीर खुसरो ने की थी। चलो ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहां बात आई कि साहब खड़ी बोली जो गद्य, खड़ी बोली क्या नाम आया? गद्य। तो बोला उत्तर भारत में कौन? तो बोला उत्तर भारत में कवि गंग। दक्षिण भारत में कौन? तो बोला दक्षिण भारत में जो है मुल्ला वजही। ठीक है, खड़ी बोली इसने उत्तर भारत में किया, इसने दक्षिणी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, एआरसी मतलब रामचंद्र शुक्ल, शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम लेखक कौन है? जिसकी खड़ी बोली एकदम शुद्ध थी और परिमार्जित यानी संशोधित थी, उसमें ब्रज के शब्दों को निकालने का प्रयास किया गया था। ऐसा व्यक्ति कौन था? ऐसा लेखक कौन था? तब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो व्यक्ति है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी, जिसने भाषा योग वशिष्ठ नाम से ग्रंथ लिखा था। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखे गए ग्रंथ को शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना
जाता है। तो राम प्रसाद निरंजनी के बाद अगर पूछा जाए कि और किसने प्रयोग किया, तो वो पंडित दौलत राम थे, जिन्होंने पद्म पुराण नाम से एक अनुवाद किया था 1771 में, ठीक है ना। और ये कब है? 1741 में भाषा योग वशिष्ठ है। कब है? 1741 में भाषा योग वशिष्ठ है। समझ आई बात आपको? तो ये चीज हो गई। अब देखिए खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन, खड़ी बोली हाँ, खड़ी बोली गद्य रचना को लेकर जो हमने बात की, उसमें देखो खड़ी बोली गद्य रचना के प्रवर्तन व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो संस्था है उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। हम इसके बारे में आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, तो कुछ परिभाषाएं हम विचार करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंदु जब मंजी हुई परिष्कृत भाषा, याद रखना गद्य में मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोली जाने वाली, हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का साहित्यिक रूप मिल गया। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप मिलने लगा कि हाँ भाई खड़ी बोली जो है वो, खड़ी बोली का जो साहित्य है वो इस भाषा में लिखा जाएगा। तो ये परिभाषा रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल एक बात और कहते हैं कि राम प्रसाद निरंजनी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनकी भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित थी, ठीक है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 प्रमुख व्यक्ति थे, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। वो 4 प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले आप याद रखना सदासुख लाल, क्या नाम है? सदासुख लाल। दूसरा कौन है? सदासुख लाल है। दूसरा कौन है? इंशा अल्लाह खां, आपने याद होगा, इंशा अल्लाह खां। कौन है व्यक्ति? इंशा अल्लाह खां। तीसरा कौन है? तो तीसरा है लल्लू लाल। क्या है? लल्लू लाल, जिसने प्रेम सागर लिखी थी और पहली बार खड़ी बोली को खड़ी बोली इन्होंने अपने प्रेम सागर की भूमिका में कहा था। और चौथा व्यक्ति है जो है वो है सदल मिश्र। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मुंशी सदा सुख लाल नियाज। इनके नाम को देख लेना, सदा सुख लाल, सदा सुखी रहने वाले व्यक्ति। 1746 में इनका जन्म हुआ था। ये क्या? सदा सुख लाल नियाज। नाम क्या? मुंशी। नाम क्या है? मुंशी। मुंशी मतलब ब्राह्मण। तो यूं कह सकते हैं इनकी भाषा में क्या है? पंडिताउपन अधिक है, ठीक है। इन्होंने सदा सुख है, इसीलिए इन्होंने एक लिख दी सुख सागर के, सुख रहने के उपाय। अच्छा, ये सुख सागर लिख दिया तो हमें 3 प्रश्न याद हो गए। सदा सुख लाल नियाज 1746 में जन्म हुआ, पंडिताउपन इनकी भाषा में ज्यादा है, सुख सागर। लेकिन ये सुख सागर किस पर आधारित है? तो साहब ये तो विष्णु पुराण पर आधारित है सुख सागर। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनका गद्य परिमार्जित था, संशोधित था, मतलब परिष्कृत था, है ना। आधुनिक काल में गद्य का प्रवर्तक निश्चित रूप से रामप्रसाद निरंजनी है, परंतु आधुनिक काल के प्रथम प्रौढ़ लेखक रामप्रसाद निरंजनी है, परंतु वर्तमान गद्य, मैं कहता हूं साहित्य लैंग्वेज का खेल है, हिंदी पूरी लैंग्वेज का खेल है। वर्तमान गद्य का प्रवर्तक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अल्ले सर हम तो सदा सुखलाल नियाज को समझ रहे नहीं, जो वर्तमान गद्य आप पढ़ रहे हो ना उसके प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। लेकिन आधुनिक गद्य का प्रवर्तक रामप्रसाद निरंजनी है। ये तो क्या है? ये तो ठीक है, गद्य वो जो खड़ी बोली है उसको थोड़ा सा और ज्यादा प्रचार करने वाले कवियों में कहूंगा। मुंशी सदा सुख लाल उर्दू में भी लिखते थे, और उर्दू में ये किस नाम से लिखते थे? निसार नाम से लिखते थे। ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, नहीं ये गड़बड़ हो रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। कोई रस्मो रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया। हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रही, कुछ चूक तो नहीं रहे। उर्दू में निसार नाम से लिखते थे, ठीक है, सही है, नोट्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, उर्दू में ये निसार नाम से लिखते थे। हाँ, रस्मो रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, उर्दू में निसार नाम से लिखते थे, ठीक है।
कोई त्रुटि नहीं है। अगर बाई चांस रह भी जाती है कोई छोटी मोटी, जैसे उस दिन बिहारी में रह गई थी, बिहारी के जन्म को लेकर, निधन को लेकर, तो मैं तो अगली क्लास में सुधार भी दूंगा, ऐसी बात नहीं। तो उनका जन्म 1746 में हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सदा सुखलाल नियाज का, और वो थे दिल्ली के, लेकिन हमारे इंशाअल्लाह का 56 लखनऊ में था। अब नाम है इंशाअल्लाह खां, याद रखना ये पहले तो बंगाल में थे, बाद में लखनऊ आए थे। पहले तो इनका जन्म जो था वो बंगाल में हुआ था, है ना। और बंगाल में भी एक जगह है, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, वो आप आज भी शायद मुर्शिदाबाद पढ़ोगे, ठीक है। 1756 लखनऊ, बाद में इनकी भाषा मुसलमान थे तो उर्दूपन होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने 1803 में केतकी की कहानी लिखी थी जिसका नाम था उदय भानचरित। अब आप दिमाग में यूं रख सकते हो कि एक केतली हुआ, केतली वन चाय वाली केतली जो हुआ 3 किलो हुआ, कितनी हुआ 3 किलो केतली, इसीलिए 1803 में लिखी गई थी रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उर्दूपन अधिक किसके, इंशाअल्लाह का। पंडिताउपन सदा सुखलाल नियाज में। इन्होंने अपनी रचना में हिंदवी का प्रयोग करने का प्रयास किया था। हिंदवी मतलब जो यूं कह सकते हैं आप, जिसमें उर्दू भी मिश्रित हो, खड़ी बोली में उर्दू मिश्रित। इनकी भाषा में 3 प्रकार के शब्द मुक्त है, 3 प्रकार के शब्द बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। हिंदवी इनकी भाषा में उर्दूपन था, हाँ ठीक है, सही बात है, ठीक है। एक तो इनकी भाषा बाहर की बोली से मुक्त थी, बाहर की बोलियों के शब्द इनकी भाषा में नहीं आए। गंवारू बोलियां, गंवारू, इन्होंने ब्रज और अवधि को गंवारू कहा है कि मेरी भाषा में जो है इन गंवारू जो बोलियां हैं इनके शब्द नहीं आएंगे। एक भाखापन, भाखापन का मतलब समझते हो आप, संस्कृत से भी इन्होंने अपनी भाषा को जो है वो दूर रखने का प्रयास किया। भाखापन यानी देखो उनकी भाषा में पंडिताउपन अधिक था ना, तो इसीलिए उनका रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। भाखा मतलब संस्कृत निष्ठ, ठीक है। इनकी भाषा को चटकीली व मुहावरेदार कहा है। बिल्कुल, उर्दू तो होती चटकीली है, मुहावरेदार उर्दू में मतलब शब्द आप बताएंगे बैठ जा, अब अगर बैठ जा, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठो, और वो कहते हैं तशरीफ रखिए। मतलब देखो बोलने का अंदाज ही बहुत प्यारा होता है उर्दू में, इसीलिए शेर वगैरह कितने अच्छे लगते हैं कई बार हमें, है ना। तो इनकी भाषा को चटकीले व मुहावरेदार बताया गया है। तो वो 46, फिर 56, दिल्ली, लखनऊ। अब आते हैं 63, लल्लू। लल्लू कहाँ है, कोई बुरा मत मान लेना भाई, लल्लू लाल आगरा के हैं, ठीक है। तो आगरा में लल्लू हैं। ब्रज भाषा का प्रभाव है, हाँ नहीं बताना जरूरी है, आजकल क्या कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी हो जाती है, अपने तो ट्रिक सेट कर रहे हैं, ठीक है। लल्लू लाल 1763 आगरा। लल्लू थे, लेकिन क्यों लल्लू बने, क्योंकि प्रेम किया। प्रेम में अक्सर लोग लल्लू ही बनते आए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सत्य बात है, आप मानते हो, मुझे पता है मन ही मन में। तो प्रेम में लोग लल्लू बन जाते हैं, ठीक है। और शुद्ध खड़ी बोली में रचित श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद से, ये प्रेम सागर है। इस प्रेम सागर में वर्णन किसका है, इसमें शुद्ध खड़ी, देखो शुद्ध खड़ी बोली में रचित श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद का वर्णन है प्रेम सागर। लल्लू लाल प्रेम सागर। इसी प्रेम सागर की भूमिका में खड़ी बोली का नामकरण सर्वप्रथम प्रेम सागर की भूमिका में किया गया था। प्रेम सागर की जो भूमिका लिखी थी उसी में सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग अपने को देखने को मिलता है। तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखी थी, ठीक है। इनके और भी ग्रंथ है, लल्लू लाल, लाल चंद्रिका। अब बताओ, प्रेम में लल्लू बन गया तो चारों तरफ लाल लाल दिखने लग गया। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई मैं भी वह गई लाल। तो ये तो चारों तरफ लाल लाल दिखने लग गए, और लास्ट में इनको पकड़ के ले गए 25 वैताल आए थे, और वो इनको पकड़ के ले गए। वैताल 25 उर्दू भाषा में थी। खास बात क्या है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन करते थे, ठीक है ना। 2 थे, लल्लू लाल सदल मिश्र जो थे, देखो क्या नाम है, स द ल और ल से लल्लू, ये दोनों व्यक्ति जो थे ना, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में टीचर थे, ठीक है। तो 1763 आगरा, ब्रज भाषा का प्रभाव। और एक बात और याद रखना, ये जो मैंने आपको क्रम बता रखा है ना, सबसे पहले सदा सुखलाल, ठीक है, फिर आपने पढ़ा था इंशाअल्लाह खां, ठीक है, फिर आपने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, हाँ ये लल्लू, और फिर अगला पढ़ोगे सदल मिश्र। याद रखना इनका ये क्रम है ना, ARC रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका यही क्रम है, इनको इसी क्रम में रखा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल का क्रम ही बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं सदल मिश्र। आप नोटिस करना, जो सबसे पहले हैं सदा सुखलाल, उनका जन्म 46 में, फिर जो इंशाअल्लाह खां है वो है 56 में, ठीक है। फिर जो आते हैं वो आते हैं 63 में,
और ये आते हैं 68 में। तो देखो ये अपने आप में एक अलग कॉम्बिनेशन बैठ गया, 10 का गैप है, और ये 63 के 68 हो रहे हैं। तो ये जन्म भी याद रख सकते हैं। वो सबसे पहले दिल्ली थी, फिर आए अपने लखनऊ में, मैंने कहा था बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्म हुआ था इनका। उसके बाद में आते हैं आगरा, आगरा के बाद अब आ गए हम बिहार, और वर्तमान में हम कह सकते हैं बिहार में जो आरा जगह है वहां के थे ये सदल मिश्र। इनकी भाषा में क्या था, पूर्वीपन। अब बिहार जो है वो किस साइड में आता है, पूर्वी साइड में, क्योंकि पश्चिम साइड में तो अपना राजस्थान गुजरात वगैरह है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पूर्वीपन। इनकी भाषा में पूर्वीपन था। इंशाअल्लाह खां वाली में क्या था, उर्दूपन अधिक था, मुहावरेदार चटकीली भाषा थी। सदा सुखलाल वाली भाषा में क्या था, सदा सुखलाल में पंडिताऊपन अधिक था। सदल मिश्र ने एक रचना लिखी थी नचिकेतोपाख्यान। क्या लिखी थी, नचिकेतोपाख्यान, पेपर में बहुत पूछी जाती है, लेकिन इसका दूसरा नाम है चंद्रावती। कंफ्यूज कहां होता है वो बताता हूं। रानी केतकी की कहानी वो उदयभान चरित है। तो आप इसको यूं याद रख सकते हो, 3 किलो की केतली उदयभान लेकर आया, 3 किलो की केतली उदयभान लेकर आया। हम लोग ये भूल जाते हैं कि उपनाम कौन सा किसका है, ये भूल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तो नचिकेतोपाख्यान जो है वो चंद्रावती है, उदयभान रानी केतकी की कहानी है। ये भी कॉलेज में अध्यापन कार्य करवाते थे, मैंने अभी आपको बता दिया, स द ल ल ल ल ल लल्लू, ये दोनों व्यक्ति करवाते थे। आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास सदा सुखलाल व सदल मिश्र में होता है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो आधुनिक हिंदी है उसका पूरा पूरा आभास मुझे किस में होता है, स वाले जो नाम के दोनों है ना, एक सदा शुक्लाल सबसे पहले वाला और एक सदा शुक्लाल सदल मिश्र सबसे लास्ट वाला, इन दोनों की भाषा में मुझे आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास होता है ना। और ये जो दोनों है ना, सदल मिश्र और लल्लूलाल, ये जॉन गिलक्राइस्ट के अंडर में काम करते थे। मतलब ये दोनों ही जो है जॉन गिलक्राइस्ट के सानिध्य में फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। और जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। क्या कहा है, टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। जगन्नाथदास रत्नाकर जक्की नाम से खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहते हैं, कि जो खड़ी बोली का समर्थन करते हैं वो एकदम हठी हैं, मूर्ख हैं, क्योंकि इनका मानना ब्रज जैसी कोई भाषा ही नहीं है। ये पॉइंट काम के सारे ध्यान रखना। सबसे व्यवस्थित गद्य किसने लिखा, सदा सुखलाल। जो सदा सुखी रहेंगे वो जीवन में व्यवस्थित रहेंगे, वो जीवन में क्या रहेंगे, व्यवस्थित। तो सदा सुखलाल ने सबसे व्यवस्थित गद्य जो लिखा था वो सदा सुखलाल ने ही लिखा था। सदा लोग सुखलाल की, जो व्यवस्थित होगा वो मानक भी होगा, जो व्यवस्थित होगा वो मानक भी होगा। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सर्वप्रथम आंदोलन किसने चलाया था, तब वो आंदोलन चलाया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1887 ईस्वी में। खड़ी बोली का पद्य शीर्षक किस नाम से, खड़ी बोली का पद्य शीर्षक नाम से सबसे पहले मतलब खतरा उठाया था खत्री ने, खतरा उठाया था। खड़ी बोली का आंदोलन, खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन चलाने का खतरा जो उठाया था खत्री ने उठाया था। और इस आंदोलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो बहुत ज्यादा सहयोग भी किया था। ये भी एक चीज है, बहुत ज्यादा सहयोग भी किया था, ठीक है ना। ये जो 4 व्यक्ति हैं, लेकिन क्या यहीं तक क्लास खत्म हो जाती है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज अपने को देखने को नहीं मिलती है क्या, ज्यादा ऐसी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलती है। लेकिन पहली क्लास होती है तो थोड़ा सा हम ज्यादा गहराई से एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन कल जब क्लास होगी तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, वापस कहां से शुरू करूंगा, यहीं से सदा सुखलाल से आपको रिवीजन करवाते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। तो आज की क्लास तो एक बार यहीं समाप्त करते हैं। कुछ मैं आपको कुछ इनकी रचनाएं और बताऊंगा, ठीक है। और एक दो जैसे लाइन है कि हिंदी की पहली मौलिक गद्य लिखित रचना कौन सी है, इन चारों में से किसने लिखी, इस तरह की कुछ स्पेशल बातें भी कल मैं बताऊंगा। और फिर मैं अपनी अगली क्लास की ओर चलूंगा। लेकिन मैं आपको ज़्यादा लंबे समय तक बार बार नहीं कहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन तो अब तक जो है कॉल्स कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो आप, जो जल्द टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यूट्यूब पर होगी वो अलग है। यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस थोड़ी सी और बाकी है, 20-25% काम और बाकी है। टेस्ट सीरीज के साथ में नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स निकलवाए। अब आधुनिक काल आ चुका है, अब तक तो आप जो है ना फटाफट लिख लिख के याद कर रहे थे, अब लिखने वाला मैटर कम है, समझने वाला और एक एक रचना जो है वो मतलब याद करने वाला मैटर ज़्यादा आ रहा है। तो फालतू समय नष्ट ना हो इसलिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्द व्याकरण की टेस्ट सीरीज भी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, केवल और केवल एसआई वगैरह के लिए। तो आपके आसपास एसआई एलडीसी की कोई तैयारी करने वाले हों तो उनको भी व्याकरण की टेस्ट सीरीज के लिए जरूर जो है वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।